हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतम यादव। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में क्या किया था बच्चों? हमने हमारे लेक्चर में कल किया था कि कैसे हम किसी भी ऑर्डर्ड सेट, किसी भी सेट को हम ऑर्डर्ड सेट कब करेंगे, कैसे हम किसी भी सेट में से नंबर को ऑर्डर्ड सेट बनाएंगे, कितने भी एलिमेंट्स हो, जैसे आर इंडिपेंडेंट सेट के लिए बनाया था हमने ऑर्डर्ड सेट बनाया था। फिर हमने मैट्रिसेस की बात की थी कि कैसे हम डिफरेंट मैट्रिसेस एम क्रॉस एन ऑर्डर की जिसका रैंक एम होगा, कैसे हम कितनी मैट्रिसेस होंगे ऐसे वो निकाल सकते हैं। कितनी किसी भी सेट में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, कितनी किसी सेट में सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हमने कल हमारे लेक्चर में किया था बच्चों। आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है बच्चों। ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर एक्स हमारे पास क्या एक सेट है जो ए मैट्रिक्स कहाँ से है, ए एम एन जेड पी। एम एन जेड पी का मतलब है कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन और द फील्ड जेडपी, यानी एंट्रीज कहां से आएंगी, जेडपी से आएंगी। सच दैट कैसी मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट कितना आता है 1, वो सारी मैट्रिक्स क्या है एक्स में है। वाई में क्या है, कोई बी है एम एन जेडपी से, सच दैट की डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आता है, कुछ भी नंबर आता है के, जहां पे के हमारा क्या है 2 3 4 अप टू p माइनस 1। p माइनस 1 तक क्यों बच्चों, क्योंकि हमारा फील्ड और क्या है जेडपी, तो हमारे पास के की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 अप टू p माइनस 1। तो ये क्या है सेट से फ्रॉम एम एन जेड पी, तो हमेशा करना है तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई, यानी इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स इसमें होंगे। यानी कि ये ऐसे कह रहा है बच्चों कि जितनी मैट्रिसेस का हमारी ट्रिवियल 1 होता है किसी भी सेट में, उतने ही मैट्रिसेस होंगी जिनका डिटरमिनेंट क्या होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, कोई भी ले लीजिए आप पर्टिकुलर डिटरमिनेंट, वो उसे इक्वल मैट्रिक्स होंगी, उतनी मैट्रिसेस इस सेट में होंगी जितनी इस सेट में जिनका डिटरमिनेंट 1 होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो कार्डिनलिटी को करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों कि अगर आपके पास एक ऐसी मैपिंग हो, कहां से कहा, हमें एक्स से वाई एक ऐसी मैपिंग बनानी होगी जो क्या बन जाए, बाइजेक्शन बन जाए बच्चों। लेट अस डिफाइन ए फंक्शन f from x to y such that f of a is तो क्या बच सकती है बच्चों, हमने एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा फंक्शन जो कहां से कहां हो, x से y। अगर ये फंक्शन 1 1 on 2 यानी कि बाइजेक्शन, एक बाइजेक्टिव मैप बन जाएगा, करिए अगर हमारे पास किसी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाती है बच्चों, तो उन सेट्स की बच्चों कार्डिनलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि अगर 1 1 हो गया तो इसका हर एलिमेंट की इमेज होगी और यूनिक इमेज होगी, और अगर 1 2 है तो इसके हर एलिमेंट की परी इमेज भी होगी, यानी जितने एलिमेंट इस सेट में होंगे उतने एलिमेंट इस सेट में होंगे। अगर हमारे पास क्या जाता है ये बाइजेक्शन मैप एग्जिस्ट कर जाती है, तो हमें क्या करना है, इस मैपिंग को हमें क्या करना है, बाइजेक्शन थ्रू करना है। डिफाइन कैसे की है कि f x से y कैसे है, f ऑफ a, जहां पे a कहां से है x से, एंड b कहां से है y से, तो b कैसा होगा बच्चों, वे है b1j एंड bij is equal to aij। क्या करता हूं, तो कैसा फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन ऐसा डिफाइन किया कि जो भी मैट्रिक्स हमने x से ली, उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को हमने क्या कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी रो को कैसे रखा, एज इट इज रखा। आप जानते हैं बच्चों कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट रो को, तो कंप्लीट डिटरमिनेंट उतने ही टाइम्स हो जाता है बच्चों। मान लीजिए ए कोई डिटरमिनेंट था जिसकी फर्स्ट रो को मैंने क्या कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा क्या जाएगा, k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। यानी कि अगर मैंने a की डिटरमिनेंट का a मैट्रिक्स को फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई करता हूं, पहले वाला डिटरमिनेंट अगर 1 था तो बाद वाला डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, k × 1 यानी कि k हो जाएगा, और जिनका डिटरमिनेंट k है वो सारे किसमें बच्चों, y में है, यानी कि हमारा b कहां चला जाएगा, y में चला जाएगा। ये हमने क्या किया है, एक मैपिंग डिफाइन की है। अब हमें प्रूव करना है कि ये मैपिंग हमारी क्या है, 1 1 है और 1 2 है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे 1 1 के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कोई दो एलिमेंट उठाइए हमारे डोमेन से, सच दैट कैसे उठाइए,
कि एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 हो जाए। हमें क्या उठा बच्चों कि कोई दो ऐसे एलिमेंट उठाए कि जिनकी इमेजेस क्या आ गई इक्वल, हम प्रूव कर देंगे कि ये एलिमेंट कैसे हैं इक्वल है। यानी कि अगर एफ ऑफ A1 इक्वल टू एफ ऑफ A2 है तो हमें प्रूव करना है कि A1 मैट्रिक्स इक्वल होगी A2 मैट्रिक्स। जैसे हमारी डिफाइन किया हमने एफ ऑफ A1 क्या आ जाएगा, कोई मैट्रिक्स A1 होकर आ जाएगी, कोई ना कोई B1 आ जाएगी, एफ ऑफ A2 क्या आ जाएगा, कोई ना कोई B2 आ जाएगा। जहां B1 क्या है, B1 क्या है, ये बनी है A1 की फर्स्ट रो को K से मल्टीप्लाई करने पर, और B2 क्या है, ये बनी है A2 की फर्स्ट रो को K से मल्टीप्लाई करने पर। यही फंक्शन ना हमारा कि A मैट्रिक्स पे लगाएं तो B की बनेगी। कैसी B बनेगी, जो A की फर्स्ट रो को K से मल्टीप्लाई कर दे, बाकी एज इट इज रखी। यानी कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ A1 इक्वल टू B1 आया है, यानी B1 क्या है कि A1 की फर्स्ट रो को K से मल्टीप्लाई किया है, बाकी एज इट इज। यहाँ भी क्या किया है, A2 की फर्स्ट रो को K से मल्टीप्लाई किया, बाकी एज इट इज। B1 इक्वल टू B2 आ गया, हमें प्रूव करना है क्या, ये है B1, ये है B2। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके हर एलिमेंट कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा, या फिर मैं ऐसे ही कह सकता हूं कि हर कोरिस्पोंडिंग रो क्या होगी इक्वल होगी। B1 की फर्स्ट रो क्या है, K टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ A1 A1 और बाकी सारी रोज कैसी हैं, जो हमारी Aij की हैं, A1ij की है, वही हमारी क्या है B1 की, ये A1 की जो भी रो है। B2 की फर्स्ट रो क्या है, B2 की फर्स्ट रो K टाइम्स ऑफ A2, तो हमारी मैट्रिक्स है, और 1j इसकी फर्स्ट रो, ये A1 मैट्रिक्स है। A1 मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे A2 मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी सारी रोज कैसी हैं, सेम है जैसी हमारी A2 में थी, A2 मैट्रिक्स में थी। ठीक है बच्चों। अब अगर ये B1 और B2 इक्वल हैं तो आप फर्स्ट रो को एक बार छोड़ दीजिए, इससे नीचे वाली सेकंड से अप टू सोन nth रो तक, सेकंड से n रो तक जितनी भी रो हैं इसकी और इसकी इक्वल होंगी बच्चों। इसमें क्या है, इसमें सारी रो है A1 की, इसमें सारी रो है A2 की, यानी कि ऑल रोज एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ A1 एंड A2 आर सेम। ये हमने क्या कर दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल थी, इसमें नीचे सारी है A1 की रोज, इसमें सारी है A2 की रोज, और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या होंगी इक्वल। यानी कि A1 की सेकंड रो A2 की सेकंड रो की इक्वल आ गई, A1 की थर्ड रो A2 की थर्ड रो की इक्वल आ गई, A1 की nth रो A2 की nth रो की इक्वल आ गई। यानी फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी सारी रो क्या हो गई इक्वल। अगर हमारी फर्स्ट रो इक्वल हो जाए तो A1 A2 की सारी रो कैसे हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और वो दोनों मैट्रिक्स क्या जाएंगे बच्चों इक्वल हो जाएंगे। अब फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो है K टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ A1, और ये क्या है K टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ A2। ये K टाइम्स, और दोनों इक्वल भी हैं, ये रो इसके इक्वल भी है, ये है K टाइम फर्स्ट रो ऑफ A1j, ये है K टाइम फर्स्ट रो ऑफ A2j। तो मैं K से K कैंसिल कर देता हूं, जब मेरा K से K कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, फर्स्ट रो ऑफ A1 इज इक्वल टू फर्स्ट रो ऑफ A2। फर्स्ट रो हमने इक्वल दिखा दी, बाकी हमारी इक्वल हो गई थी। यानी कि यहां से हमारा क्या प्रूव होगा कि हमारी जो मैट्रिक्स A1 है वो A2 की क्या आ गई इक्वल आ गई। हमने क्या लिया था, दो ऐसी मैट्रिक्स दी थी X से कि उनकी इमेजेस इक्वल थी, तो हमने क्या किया, उन मैट्रिक्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया। यानी कि हमारा F क्या होगा बच्चों 1 1 तो प्रूव हो गया। अगर F हमारा 1 1 प्रूव हो गया, अब हमें प्रूव करना बच्चों ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारा फंक्शन F कहां से कहां है, X से Y है बच्चों, तो इसे ऑन टू कब कहेंगे कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे डोमेन में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर होना चाहिए जिस पर अगर आप फंक्शन अप्लाई करें तो वो कोडोमेन का एलिमेंट है। यानी कि अगर आप कोई y उठाते हैं y से, तो उसके लिए कोई भी x होना चाहिए हमारे x में, सच दैट कि जब मैं उस x पे f लगाऊं तो मेरा y का एलिमेंट, और ये हर एक y के लिए होना चाहिए।
कि इस y के हर y के लिए कोई ना कोई ऐसा x अगर एग्जिस्ट कर जाता है हमारे डोमेन में कि f ऑफ x इक्वल टू y आ जाता है तो हमारे यानी हर एलिमेंट की पर इमेज हमें वो x मिल जाती है, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। और अगर ऐसा एग्जिस्ट कर गया तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। यानी कि हमें शो क्या करना है कि हर मैट्रिक्स जो मैं y से उठाता हूं, यानी कि फॉर ऑल b बिलोंग्स टू y, अगर b मैंने y से उठाया है तो b कैसी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट कितना बच्चों k है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू k है। इसके लिए अगर x में ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाती है जिसका डिटरमिनेंट 1 होगा और उस मैट्रिक्स में फंक्शन लगाओ तो वो ये मैट्रिक्स दे देगा, यानी कि इसके कोरेस्पोंडिंग हमारे पास ये k डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स है, इसके कोरेस्पोंडिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए 1 डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे अभी हमने किया था कि हमने किसी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमारा कंप्लीट डिटरमिनेंट k टाइम्स हो गया था। सेम उसी प्रोसीजर से अगर ये मेरा b है जिसका डिटरमिनेंट कितना है k है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ इसकी फर्स्ट रो को 1 बाय k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसकी फर्स्ट रो को 1 बाय k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा कंप्लीट डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 बाय k टाइम्स हो जाएगा डिटरमिनेंट जो पहले था। पहले क्या था डिटरमिनेंट k था बच्चों, तो k से k कैंसिल, यानी डिटरमिनेंट कितना बन जाएगा मेरा 1। यानी कि हर b के लिए जो b y से होगा उसके लिए ऐसा हमें कोई ना मैट्रिक्स मिल ही जाएगी। देयर एग्जिस्ट एंड a belongs to x such that कि f of a is equal to b, जहां पे a कैसे बनेगी कि मैं a को बना दूंगा a1j is equal to 1 by k times of इसकी फर्स्ट रो में a1j लिखते हैं b1j और aij is equal to bij अदरवाइज, यानी कि आप क्या कीजिए b की फर्स्ट रो को 1 बाय k टाइम कर दीजिए तो वो तो a की फर्स्ट रो बन जाएगी, बाकी रो को आप ऐसे कैसे रखिए तो हमारा जो a का डिटरमिनेंट आएगा वो बना जाएगा। जब मैं उस पर f अप्लाई करूंगा, f अप्लाई करने का मतलब क्या है कैसी मैट्रिक्स है, f अप्लाई करने का मतलब है कि मैं इसमें इसकी फर्स्ट रो क्या कर दूंगा k से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी कैसी आ जाएगी b मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी f ऑफ a इज इक्वल टू b आ जाएगा। यानी कि हमारा f कैसा हो गया तो भी हो गया, f11 भी हो गया, f12 भी हो गया, तो f कैसे हो जाएगा कि बाइजेक्टिव मैप हो जाएगा। दिस इंप्लाइज f इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम x टू y। अगर x से y तक बाइजेक्शन मिल जाती है यानी कि हमारी कार्डिनलिटी ऑफ x हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ y से इक्वल। ये था हमारा रिजल्ट। कैसे कि हमने पहले हमने a1 a2 लिया, कोई 1 प्रूव किया कि वहां से b1 b2 आ गए थे कि सेकंड रो और उससे ऑनवर्ड रोज, सेकंड रो ऑनवर्ड रो इसमें a1 की थी इसमें a2 की थी तो वो तो दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई। बची फर्स्ट रो, b1 में फर्स्ट रो थी k टाइम्स ऑफ a1 की फर्स्ट रो, इसमें थी k टाइम्स ऑफ a2 की फर्स्ट रो और दोनों इक्वल भी थी, इक्वल थी तो k से k कैंसिल हो गया और दोनों की फर्स्ट रो भी इक्वल आ गई, फर्स्ट रो भी इक्वल आ गई, ऑनवर्ड रो भी इक्वल थी तो कंप्लीट मैट्रिक्स क्या हो गई इक्वल हो गई। जब ऑन टू की बात की तो हर b के लिए जिसका डिटरमिनेंट k है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको बनानी थी हमें a ऐसी ढूंढनी थी, वो हमें मिल जाएगी। कब मिल जाएगी, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स दे दीजिए मुझे भी, आप मुझे कोई भी मैट्रिक्स दे दीजिए जो आपकी मर्जी हो, मैं उस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को क्या करूंगा 1 बाय k से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाकी रो को ऐसा ऐसा रख लूंगा, तब जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी वो मेरी मैट्रिक्स a होगी जो x से, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट कितना है बच्चों 1 होगा और जब मैं उस पर फंक्शन अप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगी b आएगी। यानी मैं हर मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ रख सकता हूं x में जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरा कैसा हो जाएगा ऑनटू हो जाएगा। 1 भी हो गया, ऑनटू हो गया तो क्या हो जाएगा कि बाइजेक्शन मैप हो जाएगी, बाइजेक्टिव मैप हो जाएगी और हमारी कोऑर्डिनेट्स की x और y की इक्वल हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि किसी भी सेट के पास हर ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट होते हैं, हर डिटरमिनेंट की जो मैट्रिक्स होती है वो सेम नंबर ऑफ मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स अलग अलग हो सकती है बच्चों लेकिन उनकी काउंटिंग सेम होगी। जैसे किसी सेट के पास अगर 10 मैट्रिसेस हैं तो और उसमें पॉसिबल डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5, क्या आपके पास 5 पॉसिबल डिटरमिनेंट है और 10 आपके पास मैट्रिसेस हैं
तो उनमें से 2 मैट्रिक्स 1 ऑर्डर की होंगी, 2 मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की होंगी, 2 मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की होंगी, 2 मैट्रिक्स 4 ऑर्डर की होंगी और 2 ही मैट्रिक्स ऐसी होंगी बच्चों 5 डिटरमिनेंट की ऑर्डर नहीं डिटरमिनेंट की। अब ये तो था कि किसी डिटरमिनेंट के किसी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की हमारे पास सेम नंबर ऑफ मैट्रिक्स होंगी जो डिटरमिनेंट 1 की होंगी। यहाँ पे हमने सेम नंबर ऑफ डिटरमिनेंट कहा, मैट्रिक्स कहा किसी डिटरमिनेंट के लिए। अब हम क्या करते हैं, वो सेम नंबर कितना होगा कि अगर हमें किसी भी सेट में से किसी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की कितनी मैट्रिसेस बनेंगी अगर वो पता करना है तो हम कैसे करेंगे बच्चों। यानी इफ matrices over ZB, then number of matrices of determinant K where K be n fixed real number, fixed real fixed नंबर, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड नंबर होगा। इज कितनी होंगी हो जाएंगे तो हमारे पास फिक्स्ड नंबर यानी कि इसमें k इज इक्वल टू सेट में से होगा 1 2 3 अप टू p माइनस 1, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा बच्चों, क्योंकि हमारा फील्ड क्या है जेडपी का, तो हमारे के पास सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बचती है। यानी कि हमारे पास कितनी हो जाएंगी वो इतनी मैट्रिक्स, के ऑर्डर की मैट्रिक्स p raised to the power n minus 1 p raised to the power n minus p up to so p raised to the power n minus p n minus 1 divided by p minus 1। ये कैसे होगा बच्चों, हमें क्या निकालना था, हमें किसी के ऑर्डर की, हमें किसी के डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स निकालनी है, इस सेट में कितनी होंगी। तो हमने के की कैसी ली है 1 2 3 अप टू p माइनस, यानी कि हमारा डिटरमिनेंट कितना कैसा है नॉन जीरो। डिटरमिनेंट नॉन जीरो का क्या मतलब बच्चों, यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी नॉन सिंगुलर होगी, चाहे उसका डिटरमिनेंट कितना भी हो, के की कोई भी वैल्यू हो, अगर नॉन जीरो है तो कैसी होगी नॉन सिंगुलर होगी। तो कल हमने देखा था बच्चों कि हमारे नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसी सेट में कैसी थी, pn माइनस 1 pn माइनस p अप टू सम pn माइनस p n माइनस 1, ये थे हमारे नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये तो क्या आ गई बच्चों, ये तो सारी जीरो को छोड़ के बाकी जितने पॉसिबल डिटरमिनेंट है जो हमने जब भी किया था उसमें हमने जीरो डिटरमिनेंट की बात नहीं की थी कि जीरो के अलावा जितने भी डिटरमिनेंट हो गए उनकी नंबर ऑफ मैट्रिसेस सेम होंगी। तो जीरो के अलावा जो भी मैट्रिसेस जो भी डिटरमिनेंट होंगे उन सभी के लिए इतनी मैट्रिसेस हैं कि इसमें 1 ऑर्डर की भी आ गई, 2 ऑर्डर 1 डिटरमिनेंट वाली भी आ गई, 2 डिटरमिनेंट वाली भी आ गई और p माइनस 1 डिटरमिनेंट वाली भी, सभी मैट्रिक्स मिलके कितनी है इतनी है बच्चों। अब सभी इतनी है और हर डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स कितनी है सेम, कितनी 1 की उतनी 2 की उतनी 3 की उतनी ही 4 की उतनी p माइनस 1 की। तो अगर मुझे पर्टिकुलर 1 की निकालनी है तो क्या कर दो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, टोटल पॉसिबल डिटरमिनेंट कितने हैं हमारे p माइनस 1, तो क्या कर दूं इसको p माइनस 1 से डिवाइड कर, ये आ जाएंगे हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की, हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी k है, किसी भी सेट में m ओवर z उसमें के डिटरमिनेंट की कितनी मैट्रिसेस बनेंगी वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या कहते हैं बच्चों कि अगर
M3Z2 be a set of all 3x3 M2Z3 be the set of all 2x2 matrices over Z3. Then find the number of matrices of determinant 0 और ये क्या है बच्चों कि M2Z3 सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर Z3 हमारे पास कोई सेट है। इस सेट में हमें निकालनी फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ डिटरमिनेंट 0 एंड 2, 0 और 2, 0 जिसमें 0 की हो और क्या हो 2 की हो, दोनों निकालनी है। एंड 0 डिटरमिनेंट वाली भी और 2 डिटरमिनेंट वाली भी। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, दो तरीके आपके पास, या तो आप 0 डिटरमिनेंट वाली कितनी है वो निकाल लीजिए, 2 डिटरमिनेंट वाली कितनी है वो निकाल लीजिए और दोनों क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। या आप क्या कीजिए, आप टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लीजिए। इसमें आपने टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकाल ली, हमारी मैट्रिक्स जो Z3 है यानी कि हमारी k की पॉसिबल वैल्यू डिटरमिनेंट की पॉसिबल क्या हो सकती है 0, 1 और 2 हो सकती है। हमें 0, 2 वाली निकालनी है। तो मेरी जितनी भी मैट्रिक्स बनेंगी उन सभी में से अगर मैं एक डिटरमिनेंट वाली मैट्रिक्स को घटा देता हूं तो मेरे पास वो सारी मैट्रिक्स बच जाएंगी जिनका डिटरमिनेंट या 0 होगा या 2 होगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। अगर मैं सभी मैट्रिक्स में से टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगी मेरी, अगर मेरा m, n और z p है तो मेरी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी कि मेरे पास n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है जिसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस होती हैं, p चॉइसेस होती हैं। अगर zp से है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी मिल जाएंगी pn का स्क्वायर। यहाँ पे हमारी कितना आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ डिटरमिनेंट 0 एंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस p n स्क्वायर माइनस वो सारी मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट कितना आएगा 1 आएगा और 1 डिटरमिनेंट कितनी है बच्चों p रेज़ टू द पावर n यानी कि 2 माइनस 1 p रेज़ टू द पावर n माइनस और डिवाइड बाय p माइनस 1। ये अभी हमने किया था किसी पर्टिकुलर के ऑर्डर की अगर मैं मैट्रिक्स बनानी है तो इतनी मतलब ये जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4 3 रेज़ टू द पावर 4 यानी 81 माइनस 8 into 6 by 2 और 81 minus 24 is equal to 57। तो 57 ऐसी मैट्रिक्स होंगी इस सेट में बच्चों जिनका डिटरमिनेंट या 0 होगा या फिर 2 होगा। अगर आपने अलग अलग निकालना तो आप अलग अलग निकाल भी सकते हैं कि हम पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ डिटरमिनेंट 0 या फिर आप ऐसे कर सकते हैं या तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए कि हम पहले क्या निकाल लेते हैं 0 डिटरमिनेंट वाली सारे मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। 0 डिटरमिनेंट का क्या मतलब बच्चों यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी क्या थी, हमने टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस में से इनवर्टिबल मैट्रिक्स हटा दी थी। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स में से इनवर्टिबल बोल दीजिए या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दीजिए, अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगी सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है 3 रेज़ टू द पावर 4 और सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम p रेज़ टू द पावर n माइनस 1 p रेज़ टू द पावर n माइनस p रेज़ टू द पावर n माइनस 1। यही क्या चलना है कि अगर आप n केवल 2 है तो मैं n माइनस 1 तक जाऊंगा यानी कि 81 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 into 6 48 81 माइनस 48 मींस 50 31 33 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 0 डिटरमिनेंट कितनी मैट्रिक्स आएंगी 33 मैट्रिक्स आएंगी। अगर मैं ऐसे ही नंबर ऑफ मैट्रिसेस
ऑफ डिटरमिनेंट 2 निकालने लग जाऊं। 2 डिटरमिनेंट कैसे? 2 डिटरमिनेंट के लिए, 1 डिटरमिनेंट के लिए, 3 डिटरमिनेंट के लिए फॉर्मूला सेम सबके लिए। p raised to the power n minus 1 p raised to the power n minus n minus 1 divided by n p minus 1 यानी कि 8 into 6 by 2 यानी कि 24। यानी कि 24 मैट्रिक्स ऐसी होंगी जिनका डिटरमिनेंट 2 होगा, 33 मैट्रिक्स ऐसी होंगी जिनका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कौन सी आ जाएंगी जिनका डिटरमिनेंट 0 या 0 और 2 होगा? तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी? 24 प्लस 33 यानी कि 57। या आप ऐसे निकाल लीजिए या आप ऐसे निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा, तरीका आपकी चॉइस का होगा बच्चों। थैंक यू। अभी हमने देखा कि हम कैसे किसी भी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की कितने 1 डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट के अगर हमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालने की सेट में से, तो हम कैसे निकालने वो हमने कर लिया था। अब क्या आता है बच्चों? अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कि आप किसी भी सेट को, किसी भी सबसेट को, वी के किसी सेट को आप उसकी बेसिस कब कहेंगे कि a set v is equal to v1 v2 vn of a vector space v is said to be basis of v। कि हम किसी भी v के सबसेट का सेट को हम बेसिस कब कहेंगे? सबसे पहली बात वो क्या होना चाहिए बच्चों? v लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या होना चाहिए हमारा v बच्चों? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड, v स्पैन्स v को स्पैन करना चाहिए। स्पैन करना क्या मतलब है? हम ऐसे ही कर सकते हैं कि v हमारा क्या लेना चाहिए? L ऑफ v। क्या हम v को v की लीनियर स्पैन में लिखना मतलब है कि v क्या? v L ऑफ v है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ v इज ए linear combination of elements of B। यानी कि हमें क्या है कि सबसे पहले B तो हमारे क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और V का हर एलिमेंट B के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहिए। क्या आप B से कोई भी एलिमेंट उठाइए, आप हर एलिमेंट को अगर इस B सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि B स्पैन करता है V को, क्या लीनियर स्पैन ऑफ B V के इक्वल आता है। हर एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर कोई भी सबसेट लेता है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उस सबसेट को V का क्या कहते हैं बच्चों? बेसिस कहते हैं। बेसिस, अब इंपॉर्टेंट थोड़ा से रिजल्ट आते हैं कि बेसिस ऑफ एनी वेक्टर space is the largest independent subset of V and also basis is the smallest spanning set। ये क्या कहता है? किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होती है वो बड़े से बड़ा मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की बेसिस होती है, यानी वेक्टर स्पेस की वो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सबसेट होता है V का। यानी कि अगर कोई भी हमारा वेक्टर स्पेस है तो उसमें हमारी बेसिस में जितने एलिमेंट है उससे बड़ा या तो बेसिस का जो सुपरसेट होता है वो कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। जो बड़े से बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है वो हमारी क्या होती है बच्चों? बेसिस होती है। और इसी तरह से
जो छोटे छोटा स्पेनिंग सेट होता है, स्पेनिंग सेट यानी कि जिस सेट की हम लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे कंप्लीट वेक्टर स्पेस को लिख सके, तो वो बेसिस हमारी सबसे छोटे छोटा क्या होती है, स्पेनिंग सेट। स्पेनिंग सेट सबसे छोटे छोटा, इससे छोटा कोई भी स्पेनिंग सेट यानी कि इससे छोटा कोई भी सेट हमारे वी को स्पेन नहीं कर सकता, और इससे बड़ा कोई भी सेट हमारे वेक्टर स्पेस का कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। कि बेसिस से बड़ा कोई सेट है उसे लीनियरली डिपेंडेंट ही होना पड़ेगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनके प्रूफ अगर आप चाहे तो खुद देख सकते हैं, खुद ट्राई कीजिएगा। अब क्या आता है, अब आता है हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या फाइनाइटली जनरेटेड। अभी हम डायमेंशन की बात नहीं है, आप उसको कह सकते हैं फाइनाइटली डायमेंशन कह दीजिए या फाइनाइटली जनरेटेड, सेम बात है, लेकिन अभी हम जनरेटेड ही कहेंगे कि फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या है, नाम से क्लियर, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस यानी जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कोई वेक्टर स्पेस जनरेट होता है तो उसे हम कहेंगे फाइनाइटली। लेट v1 v2 vn vn सबसेट of then v is said to be finitely generated if it is generated by a finite set S. It means V is equal to L of S. कि हम किसी भी हमारे वेक्टर स्पेस को फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस तब कहेंगे कि अगर हमारा वो सेट किसी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या होता हो, जनरेट होता हो। यानी कि V is equal to L of S। L of S का मतलब है कि ये हमारा एक वेक्टर स्पेस है जो जनरेटेड है S से जनरेटेड है, और यहाँ पे S हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है, तो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि हमारा जो V वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हम कहेंगे फाइनाइट जनरेटेड एंड वेक्टर स्पेस V over F which is not finitely generated are infinitely generated वेक्टर स्पेस। यानी जो हमारे वेक्टर स्पेस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जनरेट ना होते हो वो जरूर किससे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या हम बच्चों जनरेट होते हैं, तो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। और जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जनरेट होगा उसे हम कहेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, और उसे हम कहेंगे V is equal to लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, वो लीनियर स्पेन ऑफ उस फाइनाइट सेट S के लीनियर स्पेन में लिखा जाएगा। यानी कि वो सेट हमारा जनरेटेड का मतलब है कि वो हमारा कंप्लीट सेट हमारे V को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, स्पेन कर देगा। अब हमारे पास एक थर्म आती है बच्चों, तो क्या कहते हैं कि एवरी फाइनाइटली जनरेटेड set has every finitely generated vector space has a basis। ठीक है बच्चों, कि जो भी हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा उसके पास कोई ना कोई बेसिस जरूर से जरूर एग्जिस्ट करेगी। प्रूफ देखते हैं इसका मतलब, मान लीजिए क्या if V be any vector space and S is equal to V1 V2 Vn be any subset of
ये हमारा क्या वी कोई भी सबसेट है, सच दैट वी है वो क्या होता है इन फाइनाइट सेट से क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है, इसलिए हमने वी को क्या कहा है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस बोल दिया। अब जब ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो हमें शो करना है कि इसके पास कोई न कोई बेसिस होगी। बेसिस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी सबसेट को अगर हम बेसिस बोल रहे हैं यानी क्या होना चाहिए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, वी को स्पेन करना चाहिए। अब हमारा ये ऐसे बच्चा, ये हमारा वी लीनियर स्पेन में तो लिखा जा रहा है, अगर इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर एस हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, अगर एस हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और स्पेन ये कर ही रहा है वी को, तो हमारा एस क्या बन जाएगा बेसिस, देन एस इज ए बेसिस ऑफ वी। ये तो कब हुआ कि अगर एस हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, अगर नहीं हो तो इफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो हमारा प्रूफ हो चुका कि हमें एक बेसिस एस यही मिल गई, ये हमारी बेसिस बन जाएगी, लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो रहा है स्पेन भी कर रहा है। अब क्या था, मान लीजिए अगर एस क्या हो लीनियरली डिपेंडेंट हो, अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो देयर एग्जिस्ट वी आर, तो क्या होगा इस सेट में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर आएगा जो बाकी सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। हमने क्या था कि अपने से पहले वाले सभी की उसमें आगे वाले जीरो जाते थे, हम क्या कर सकते हैं कंप्लीट वेक्टर स्पेस कंप्लीट सेट की लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा खुद को छोड़ के। अगर कोई वी आर ऐसा आता है देयर इज वी आर कम टू एस सच दैट वी आर कैन बी रिटन in the linear combination of remaining element। यानी कि वी आर इज इक्वल टू, मान लीजिए अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अप टू सो अल्फा r माइनस 1 वी आर माइनस 1 अल्फा r प्लस 1 वी आर प्लस 1 अप टू सो ऑन अल्फा n। ये अल्फा वी आर एक ऐसा आएगा जो बाकी सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अगर ऐसा है तो बच्चों अब मैं उठाता हूं लेट, कोई वी मैंने उठाया वी वेक्टर स्पेस, अगर वी वेक्टर स्पेस से उठाया है तो मैं वी को क्या लिख सकता हूं एस की लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं, क्योंकि वी हमारा एस से क्या हो रहा है स्पेन हो रहा है। तो मैं वी को लिख दूंगा बीटा 1 v1 बीटा 2 v2 up to so on बीटा r v r बीटा n। अगर हमारा वेक्टर स्पेस S से स्पैन हो रहा है तो मैं V के हर एलिमेंट को S के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। जब मैंने इसको S के एलिमेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा तो कहीं ना कहीं हमारे पास V आएगा, जहां पे हम V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बीटा 2 v2, यहां पे क्या जाएगा हमारा कि बीटा r v आ गई जगह पे अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा r माइनस 1 वी आर माइनस 1 अप टू सो ऑन अल्फा n v n, यहाँ पे जाएगा प्लस अल्फा r प्लस n वी आर प्लस यह जाएगा और अप टू सो ऑन बीटा n v, यानी कि यहाँ से क्या जाएगा कि जब मैं v1 को इकट्ठा करूंगा यहाँ से जाएगा मेरा बीटा 1 प्लस बीटा r अल्फा 1 इंटू v1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा r इंटू v2 अप टू सो ऑन बीटा n प्लस अल्फा n बीटा r, और बीच में क्या जाएगा बच्चों प्लस अप टू सो ऑन, और बीच में आ जाएगा हमारा ये बीटा r अल्फा r माइनस 1 प्लस बीटा r माइनस 1 इंटू वी आर माइनस 1, और प्लस में क्या जाएगा इसी तरह वी आर प्लस 1 का कोएफिशिएंट आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या कर दिया v को v1 v2 v3 अप टू वी आर माइनस 1 वी आर प्लस 1 वी आर प्लस 2 अप टू 1 वी n, यानी कि मैंने इसको वी आर बीच में वी आर स्किप हो गया, बस बाकी सभी की क्या कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब ये सभी फिल्ड से थे तो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या जाएगी
कि ये इंटू ये फील्ड से इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी फील्ड से आ जाएगा। ये सारी एलिमेंट हमारी फील्ड से आ जाएंगी, यानी कि मैंने v को हमारे n-1 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया बच्चों। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरा v, अब जो v वेक्टर स्पेस था वो क्या हो गया, लीनियर स्पेन में लिखा है इसकी अल्फा नहीं हमारा v1, इसकी स्पेन लिखा है v1 v2 अप टू vr-1 vr+1 अप टू v। कि अब हमने क्या कर दिया, हमने v को स्पेन करवा दिया किससे, n-1 एलिमेंट से, यानी हमारा इसका एक सबसेट आ गया। अब अगर जो ये सेट है v1 v2 vr-1 vr+1 v, अगर बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया, स्पेन इसने v को कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिस। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बना, लीनियरली डिपेंडेंट बना, फिर से हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट आएगा उसमें से, कोई वीजे मान लो उसको, जो क्या होगा, अपने अलावा बाकी सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। फिर से मैं ऐसे ही लूंगा, कोई v इससे स्पेन हो रहा है तो n-1 की लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा, वीजे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा बच्चों। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरा v स्पेन हो जाएगा किससे, n-2 एलिमेंट्स से। फिर n-2 एलिमेंट्स का एक सेट बन गया, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो वही हमारे बेसिस बन जाएगा, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो फिर से हम ऐसे सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाएंगे। कब तक, तब तक रिपीट करते जाएंगे हमारा जो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, सॉरी फाइनाइटली जनरेटेड है। अब फाइनाइटली जनरेटेड है तो कुछ स्टेप्स के बाद हमें ऐसा एक सेट जरूर मिलेगा, कोई सबसेट इसका जरूर मिलेगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और स्पेन भी करेगा हमारे v को, और जो हमें वो सेट मिल जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। इसी तरह से हमारे जो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है उसके पास बेसिस होगी ही होगी, या तो वो ये हो सकता है, या इसका सबसेट ये हो जाएगा, या इससे नेक्स्ट, या इससे नेक्स्ट, या इससे नेक्स्ट, कहीं ना कहीं जाके हमें वो सबसेट हमारा जरूर से जरूर मिल जाएगा। यानी कि हर फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस के पास क्या होती है बच्चों, बेसिस होती है। तो ये थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कि आप हर फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस होती है, वो आपको ढूंढनी होगी क्या क्या कि हर वेक्टर स्पेस की क्या क्या बेसिस बनेगी, जितनी बेसिस बनेगी बेसिस के हिसाब से ही हम आगे जाके डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे कि बेसिस में जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं किसी बेसिस में वही हमारी क्या होती हैं, डायमेंशन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या किया, अभी हमने कहा कि बेसिस क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, और जो v को क्या करते हैं, स्पेन। अब किसी वेक्टर स्पेस के पास ऐसी एक से ज्यादा बेसिस हो सकती है बच्चों, कि कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसके पास बेसिस एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे हमेशा। कि जैसे मान लीजिए हम R3 की बात करते हैं, v = R3, v = R3 की बात करते हैं तो इसकी एक बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस होती है बच्चों 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये एक सेट बनता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और जिससे हम v का हर एलिमेंट बना सकते हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो ये इसकी एक बेसिस बन जाएगी बच्चों। सेम इसी तरह से अगर मैं ऐसे कर दूं कि 1 0 0 0 2 3 और 1 2 4, अगर आप ये सेट देखेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर आप इसे स्पेन करके देखेंगे तो इसको स्पेन भी कर देगा, तो ये भी इसकी एक बेसिस बनेगा, ये भी इसकी एक बेसिस बनेगा। अब देखिए, अब ये दो अलग अलग बेसिस हैं कि बेसिस तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 1 2 और 3 एलिमेंट है, और इसमें कितने हैं 1 2 और 3। यानी कि हमारी बेसिस तो एक वेक्टर स्पेस की एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, कोई काउंटिंग नहीं की कि कोई नंबर होता है कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम ये करते हैं
हमारी नेक्स्ट कि इफ V is a finitely generated vector space, then कोई सेट लिख दिया B1 V1 V2 up to Vn and V2 V1 V2 up to V are two bases of V. Then M is equal to का मतलब है हमने क्या लिया बच्चों को फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस दिया, उसके लिए हमने प्रूव कर दिया कि हमारा कोई V1 है, V1 V2 अप टू Vm है, और B क्या है V इज इक्वल टू V1 V2 और Vm। ये दोनों क्या है कोई दो बेसिस मान लिए हमने वेक्टर स्पेस V की। अगर ये दोनों बेसिस हैं तो इस बेसिस में इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होंगे, यानी जो हमारा M है वो N की क्या होगा इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना। क्या करेंगे कि V हमारा क्या है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो हम मान लेते हैं बच्चों हमें नहीं पता क्या है n क्या है, कि हमने मान लिया कि m मेरा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इससे n से। अगर मेरा m बड़ा है n से बच्चों तो ये मेरा सेट क्या है v1 v2 vn क्या थी बेसिस थी, n मेरा ये बेसिस थी v1 v2 vm ये बेसिस थी। अगर मेरा n ये v1 v2 vn ये बेसिस बन रही है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट किया था कि अगर हमारी बेसिस है बेसिस से बड़ा कोई भी सेट अगर होगा तो क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। यानी कि अगर मेरा m बड़ा है n से, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, देन बीटा 1 देन and बीटा 1 is a subset of V such a V subset of V having more element than basis B2। ये क्या कहता है बच्चों कि हमारा m बड़ा है n से और v1 v2 vn हमारा क्या है कोई बेसिस है। अगर ये बेसिस है तो ये हमारा क्या है लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। मैक्सिमल मतलब बड़े से बड़ा, कि इससे बड़ा कोई भी अगर सेट होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। लेकिन हमने क्या कहा है m इससे बड़ा है, यानी कि v1 v2 vm ये क्या है इससे एक बड़ा सेट है, तो अगर इससे बड़ा है तो इसे क्या होना पड़ेगा लीनियरली डिपेंडेंट। then b1 is linearly dependent, तो b1 क्या हमारा linearly dependent। एक कंट्राडिक्शन हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि हमारा b1 क्या linearly dependent है। लेकिन बच्चों हम लेके क्या चले थे कि हमारा b1 में क्या है कोई कोई बेसिस है v की। अगर b1 हमारी v की बेसिस है तो लीनियर डिपेंडेंट तो कभी नहीं होगा, वो लीनियर इंडिपेंडेंट भी होगा और वो क्या करेगा स्पेन भी करेगा। तो कंट्राडिक्शन कब आई जब हमने लिया m ग्रेटर देन n है, यानी कि यहां से क्या जाएगा m या तो लेस देन होगा या इक्वल टू इससे n से होगा। अब सिमिलरली मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए m तो बड़ा हुआ नहीं, अगर n बड़ा हो गया m से, अगर n m से बड़ा हुआ तो इस बार क्या होगा इसमें कम एलिमेंट है इसमें ज्यादा एलिमेंट है। तो ये मैंने मान लिया ये हमारा क्या है कोई भी बेसिस है, और इसको मैं बेसिस की बजाय कोई भी सबसेट मान लेता हूँ। है तो बेसिस ये, लेकिन मैंने बेसिस है तो कोई सबसेट तो होगा ही होगा v का। तो ये v का एक ऐसा सबसेट है जिसमें बेसिस से ज्यादा एलिमेंट है, और बेसिस से ज्यादा एलिमेंट है कोई भी हमारे पास सबसेट है तो कैसा होगा लीनियरली डिपेंडेंट। यानी यहाँ से हमारे पास b2 क्या है लीनियरली डिपेंडेंट। b2 लीनियरली डिपेंडेंट आ गया, कंट्राडिक्शन आ गई बच्चों। क्यों b2 तो हमारी क्या थी एक बेसिस थी v की, वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। यानी जब हमने n ग्रेटर देन m लिया तब भी हमारे पास क्या आ गई कंट्राडिक्शन आ गई।
तो इसने क्या साबित कर दिया कि जब हमने n ग्रेटर लिया m से तब कंट्राडिक्शन है, यानी कि हमारा m क्या होगा, या तो लेस होगा या इक्वल टू होगा n से। ये बात नंबर सॉरी n हम जब बड़ा लिया यानी n बड़ा नहीं होगा, n क्या होगा, या तो छोटा होगा m से या m के इक्वल होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 m इज इक्वल टू n, यानी कि ना तो हमारा b1 बड़ा होगा ना b2 बड़ा होगा, ये दोनों सेट क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, यानी इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, वो कम ज्यादा हो सकते हैं। आप इनको हमने सेम लिख दिया, बिल्कुल आप इनको सेम मत लिखिए, कोई डिफरेंट मान लीजिए कि v1 डैश v2 डैश अप टू vn डैश, कोई मान लीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, जो आप दो डिफरेंट माने थे ना हमने, तो डिफरेंट माने थे, एक में m एलिमेंट्स थे, एक में n एलिमेंट्स थे, दो बेसिस थे। तो क्या किया हमने, a वाली या n को बड़ा, जब m बड़ा लेंगे तो ये हमारी कोई बेसिस है, इससे ज्यादा एलिमेंट का सेट है, ज्यादा एलिमेंट का सेट क्या हुआ कि सेम नंबर ऑफ, इससे ज्यादा एलिमेंट का सेट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लेकिन बेसिस है डिपेंडेंट तो हो नहीं सकती। कंट्राडिक्शन, इस कंट्राडिक्शन से ये प्रूव है, इस कंट्राडिक्शन से ये प्रूव है, इन दोनों कंडीशन में हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू n, यानी कि इसमें एलिमेंट बेशक डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में हमेशा सेम होगा। इसमें m एलिमेंट्स है, इसमें भी m ही एलिमेंट्स हैं, ये हमारे किसी दो डिफरेंट बेसिस में किसी भी वेक्टर स्पेस V के। ये थे हमारे थ्योरम, इसे हम ये कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ बेसिस, इनवेरिएंस ऑफ बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होती है वो इनवेरिएंस होती है, कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, चेंज नहीं होते, वेरी नहीं होते, इसलिए इनवेरिएंस कहते हैं इसे। ठीक है बच्चों, ये था हमारी आज की थ्योरम्स। इसके बाद कल हमारे पास आता है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।